ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, है ना? तो उसकी पीपीटी दिखाना भूल गया था शायद आपको मैं नोट्स के लिए ना, तो ये देख लीजिए एक बार जरा रेफरेंस के लिए। और ये सब बातें की थी हमने, एलएसएस की बात की थी, ओएसपीएफ में नेबर्स की बात की थी, नेबरशिप बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं ओएसपीएफ के राउटर्स को। और जब वो सारे पैरामीटर लाइक योर हेलो टाइमर है, जैसे आपका डेट टाइमर है, फिर आपका ऑथेंटिकेशन है, फिर आपका एरिया, तो ये सारी पैरामीटर्स जब वो सेटिस्फाई करते हैं उसके बाद राउटर एक दूसरे के नेबर बन जाते हैं, ठीक है? तो सीक्वेंस नंबर जब कम रहेगा, ज्यादा रहेगा एलएसडीबी के अंदर, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम काम करता है आपके लिंक स्टेट डेटाबेस के ऊपर, और कैसे फिर शॉर्टेस्ट पाथ ट्री यानी कि आपकी राउटिंग ट्री बनाता है। हमने वो एक डिस्कस किया था एक डायग्राम के फॉर्मेट में, है ना? तो ठीक है, ये क्वेश्चन है लोड बैलेंसिंग के बारे में, शायद अगर हमने बात की हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि मान लो एक सोर्स से एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के आपके पास मल्टीपल पाथ्स अगर होंगे, राउटर 1 टू राउटर 4 जाना है और आप राउटर 2 के थ्रू भी जा सकते हैं, राउटर 3 के, राउटर 5 के थ्रू भी। तो क्या करेंगे जब आपके पास सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक से ज्यादा बेस्ट पाथ होंगे, तो राउटर क्या करता है उस टाइम पे, लोड बैलेंस, वो अपना कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक, जैसे दो पाथ बेस्ट हैं तो 50-50 करके क्या करेगा, दोनों लिंक से भेज देगा। और इसी तरह 3 लिंक है तो 33% का यो रेशो यूज करके अपने पैकेट्स को, अपने लोड को बैलेंस कर लेगा। तो ये टिपिकली होता है ओएसपीएफ के केस में, और प्रैक्टिकली फिर आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे दिखाऊंगा। आईएसपीएफ किसको बोलते हैं, कि जब आपका आप देखिए इसको समझ जाएंगे कि जब डेटाबेस में कुछ मिसिंग पार्ट होता है एक राउटर में उस एरिया के अंदर, और जब वो बाकियों से लिंक स्टेट रिक्वेस्ट अपडेट के थ्रू पूछता है, तो वो सिर्फ जो चेंज वाला पार्ट है उसी की बात होती है। आप कंप्लीट डेटाबेस कभी नहीं भेजते। इससे आपकी बैंडविड्थ भी बचती है और आपका सीपीयू साइकिल्स भी बचते हैं। फंक्शनिंग की बात ये हम सारा का सारा कर चुके हैं, एक बार पढ़ लेना इसको, ये आपको तसल्ली से अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? तो पिछली एक दो वीडियो का पूरा निचोड़ है इस वाली जस्ट एक सिंगल स्लाइड के अंदर। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं एसपीएफ के एरियाज की। एरिया भी वैसे तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ काफी हद तक, कि दो ही तरह के एरियाज होते हैं। एक आपका ट्रांजिट एरिया है जिसको एरिया 0 बोलते हैं, और बाकी आपके सारे नॉर्मल एरियाज होते हैं। इसको ट्रांजिट एरिया या बैकबोन एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो एरियाज हैं वो किसी ना किसी तरीके से एटलीस्ट एक ऐसे राउटर से जुड़े होने चाहिए जिसका कम से कम एक इंटरफेस एरिया 0 के अंदर जरूर रहे, ठीक है? तो इसीलिए अदरवाइज एरिया 1 अगर एरिया 0 के थ्रू एरिया 3 से जुड़ा नहीं है तो एरिया 1 और 3 के अंदर सिंक नहीं होगा डेटाबेस का, और वहां पे कम्युनिकेशन नहीं आएगी। तो ये कुछ थियोरेटिकल है, आप एक बार देख लीजिए। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये टू लेवल हियरार्किकल अप्रोच पे काम करता है ओएसपीएफ आपका। एक रहेगा ये जो एरिया 0, और बाकी सारी कौन से रहेंगे नीचे अलग अलग एरियाज। तो ये हुआ ना, देखो अगर आप इसको मैच करेंगे, टू लेवल हियरार्किकल अप्रोच। फिर मैंने आपको एसपीएफ एसपीटी के टाइम पे भी बताया था कि कैसे आपका हर एक सिंगल राउटर ओएसपीएफ टोपोलॉजी के अंदर अपने आप को रूट पे रखता है, और बाकी सारी ब्रांचेस राउटर 2, राउटर 3, राउटर 1 जो आपके जुड़े रहेंगे। मैं थोड़ा सा एक बार इसको डायग्राम की फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। मेरा पेन कहाँ गया, ये पेन हमेशा गुम हो जाता है मेरा। ओके, तो जैसे आपके राउटर 1, 2, 3 और 4 है ना, तो ये क्या करते थे, एक अपने आप को रख लेगा ऊपर और बाकी सभी को ये रूट बनेगा। हर एक राउटर अपने आप को R1 भी ऐसे ही करेगा, R2 भी ऐसे ही करेगा, R3 और R4 भी। तो ये बाकी राउटर्स को यहाँ रखेंगे, और फिर वहां तक जाने का अपना बेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाएंगे, और उसी से आपकी राउटिंग टेबल। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो मैं ज्यादा इस पे समय अभी नहीं लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद बात करो तो एरिया का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों है, ये भी मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, कि यही एक ऐसा फीचर है कि जो ओएसपीएफ को इतना स्केलेबल बनाता है। आप जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क हो, जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो आपका वेराइजन, एटीएनटी या जियो, पूरी दुनिया भर का उनका अगर प्राइवेट नेटवर्क है ना, तो उसको भी वो ओएसपीएफ के जरिए इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी स्केलेबल प्रोटोकॉल है। और कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आप क्या करो, 40, 50, 30 राउटर्स को ग्रुपिंग करके और एक क्या बना दो, एरियाज बना दो आप, ठीक है? और अब हर एक राउटर को क्या करना है, अपने अपने एरियाज के रूट हैंडल करने हैं। अगर दूसरे एरियाज से कम्युनिकेट करना है, कॉन्टेक्ट करना है, तो आप किसको यूज करोगे, एरिया बॉर्डर राउटर्स को। एक बहुत अच्छा हियरार्किकल फॉर्मेट में काम करता है एसपीएफ आपका।
रिलायबल फ्लडिंग यूज करता है एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए। मल्टीपल टाइप ऑफ राउटर यूज करता है, IR, ABR, BR, ASBR। फिर उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ LSAs यूज करता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 6, 7, 8, 9, अलग अलग है। कुछ सिस्को के प्रोप्राइटरी हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं, कुछ IPv4 के लिए हैं, कुछ IPv6 के लिए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और उसमें हम अभी मैं नहीं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ। अभी बस सिर्फ इतना जानिए कि OSPF का कोर क्या है, एरियाज और LSAs, दैट्स इट। ठीक है, एडवांटेज ये सारा आप देख लीजिएगा, कर चुके हैं हम डिस्कस। राउटिंग टेबल की एंट्रीज को मिनिमाइज करता है, बिल्कुल। टोपोलॉजी जो चेंज है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वो सिंगल एरिया तक रिस्ट्रिक्ट रखता है। मैं जब आपको कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा ना, उस टाइम पे बताऊंगा कि मान लो आपने 3 एरियाज, 4 एरियाज, 5 एरिया, जितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बनाना चाहे आप बना सकते हो। और जब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब आप वेरीफाई करो OSPF की नेबर टेबल, राउटिंग टेबल, डेटाबेस टेबल, और उसमें कमांड चलाना, शो IP OSPF स्टैटिस्टिक्स, है ना, पर एरिया आप उसमें देख सकते हो कि हर एक राउटर पे कितनी बार OSPF चला हुआ है। ठीक है, और OSPF का मतलब है कि इसका SPF एल्गोरिदम चला हुआ है। आप एक काम करना, एक एरिया में एक एक्स्ट्रा लिंक डाल देना, ठीक, और उस पे देखना कि मान लो अगर पहले SPF काउंट 5 था, तो अब 6 हो गया होगा, लेकिन दूसरे एरियाज में चेक करोगे तो वो उतना ही होगा जितना पहला था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एरिया की टोपोलॉजी में कोई चेंज होता है, तो उसका असर सिर्फ किस पे पड़ता है, आपके सिंगल एरिया पे, बाकी सभी पे नहीं पड़ेगा। ठीक, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है आपकी OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल का। फिर LSA फ्लडिंग कहाँ पे रुक जाती है, आपकी एरिया बाउंड्री पे, बिल्कुल, क्योंकि जो ABR है, अब ये आपके मैं थोड़ा किससे रिलेट करूंगा, LSA टाइप से, कि जो आपका सिंगल एरिया में है ना, डिपेंडिंग अपॉन आप इथरनेट लिंक यूज कर रहे हैं या फिर सीरियल टेक्नोलॉजी, तो आपका टाइप 1 या टाइप 2 वही LSA जनरेट होते हैं, और उसी एरिया के, तो इसलिए बोलते हैं LSA 1। और जो LSA 2 की फ्लडिंग है, वो क्या है, इंट्रा एरिया, एक ही एरिया तक सीमित रहती है। ठीक, और फिर क्या कर दोगे, यहाँ पे जो राउटर होगा ABR, जो बाकी एरियाज तक लेके जाएगा, मान लो ये एरिया 3 होगा और ये 0 मान लो, और एरिया 2 है, तो ये क्या करेगा, आप यहाँ पे समराइज कर सकते हो। ठीक, तो सिंगल अपडेट इस तरह से तो बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं आप, फिर DR BDR के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एरिया की जो फ्लडिंग है, आप उसको सिर्फ कहाँ तक रखते हो, उसी एरिया की बाउंड्री तक रखते हो। उसके बाद अगर आप बात करेंगे एरियाज के अंदर, तो ये मैं बता चुका हूँ, रेगुलर एरिया, आपके स्टैंडर्ड एरिया बोल दो, बैकबोन एरिया आपका। हायरार्की की मैं बात कर चुका हूँ। और ये कुछ रिकमेंडेशंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा करोगे नहीं तो आपका नेटवर्क में कुछ बहुत बड़ा ऐसा फर्क आएगा, पर लेकिन मैनेजेबिलिटी के लिए और आपका कॉन्फ़िगरेबिलिटी की इजीनेस के लिए, तो ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है जो इसको बोलता है। तो ये कुछ ऐसा ही है, जैसे भाई बोलते हैं कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर कितने डिवाइस रखो आप, तो रखने को तो आप 1000 भी रख लो, आपका पुअर परफॉर्म करेगा नेटवर्क। पर सिस्को रिकमेंडेशन क्या है, /24 से नीचे ही रखो, मतलब कि 250 डिवाइसेस से कम ही रखो आप किसी भी एक नेटवर्क के अंदर यूजर्स को, ताकि आपका लेयर 2 फ्लैट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ब्रॉडकास्टिंग होती भी है तो वो कम से कम आपकी बैंडविड्थ वेस्ट हो। तो ये ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो सिस्को के डिजाइन प्रिंसिपल्स में आती है, जब आप बात करते हो तो नेटवर्क डिजाइनिंग एंड ऑल। एरिया आईडी तो बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप सोचो 32 बिट। और मुझे इसका कभी ऐसा एज सच लॉजिक नहीं समझ आया कि इतना बड़ा नंबर क्यों रखते हैं ये लोग। हो सकता है या फिर मैंने इतना कभी डीपली गूगल ना किया हो, आप करके देखिएगा जरूर। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था, जैसे मैं शुरू में पढ़ा था ना मैंने OSPF, तो आप करना रिसर्च, बताना कमेंट में कि ये अपना अंदाजा सही है या फिर कुछ और ही एक्चुअल रीजन है इसका, कि भाई 32 बिट, पता है 4.3 बिलियन एरिया आईडीज कैसे। तो मुझे लगता है इन्होंने, है ना, शायद हो सकता है इंटरनेट वगैरह, जैसे उसमें क्या बोलते हैं, इंटरनेट अगर आप बनाओ और इंटरनेट चलाने के लिए BGP की जगह आप OSPF यूज करो, तो हो सकता है कि वहां पे मैं ऐसा मान लूं कि जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी या फिर प्रोवाइडर लेवल की जितनी भी अभी आज के टाइम पे किसके नाम से जानते हैं उसको, AS, ऑटोनोमस सिस्टम के नाम से जानते हैं BGP के अंदर। तो हो सकता है कि अगर आप OSPF को डिजाइन करते इंटरनेट की राउटिंग टेबल संभालने के लिए, तो शायद वहां पे AS की जगह फिर किससे जानते हैं आप, एरिया आईडी से। सो मे बी, आई डोंट नो, आप करना इसको चेक एक बार जरा, पर दिस इज माय हाइपोथेसिस। पर आप देखोगे अगर कि एक एरिया में सिस्को रिकमेंडेशन वैल्यू कितनी है, राउटर्स की 50। नॉर्मली एरियाज कंपनी यूज कर लेती हैं ये वाले शुरू के, तो टोटल एरिया हुए इतने, इतना अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 10 के, मोर देन 10 के राउटर्स, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडर।
ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि कंपनीज जनरली यही रेकमेंड करती हैं और यही यूज भी करती हैं। तो बाकी आप करना इसके बारे में थोड़ा रिसर्च। बैकबोन एरिया ओएसपीएफ का मैंने बता दिया आपको, ये कहलाएगा एरिया जीरो। और एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल लिंक की, हम बात करेंगे, जो कि हम प्रेफर करते हैं कि हमें यूज ना ही करना पड़े। तो जो लास्ट आपके पास होता है ना, कि जब कुछ काम ना आए तो फिर तो चलो जी वर्चुअल लिंक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। या फिर कोई टनलिंग वगैरह यूज करो, तो बहुत सारी चीजें आती है। वो कब यूज होंगी, जब आपका मान लीजिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म आता है कि जब आपका कोई ऐसा रेगुलर एरिया जो बैकबोन एरिया से कनेक्टेड ना हो। राउटर वन एरिया जीरो में है, ये लिंक भी जीरो में है राउटर थ्री के साथ, ये जो लिंक है एरिया वन में है, कोई दिक्कत नहीं, सारी कम्युनिकेशन आएगी। लेकिन राउटर फोर के साथ जो ये लिंक है यहाँ पे, ये मैंने एरिया टू में डाल दिया, तो जीरो और टू वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने बताया है सारे के सारे एरियाज क्या होने चाहिए, एरिया जीरो के साथ कनेक्टेड, पर नहीं है। तो उस सिचुएशन में कुछ सोल्यूशंस हम यूज करते हैं, जिनमें से एक क्या है आपका वर्चुअल लिंक। और भी सोल्यूशन है, जीआरई टनल आप यूज कर लो, प्रोसेस आईडी टू प्रोसेस आईडी रिडिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो देखते हैं कितना हम बात करेंगे। पर हाँ, वर्चुअल लिंक एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपकी ब्लूप्रिंट में है, ठीक है। आपको पढ़ना है कि भाई कैसे वर्चुअल लिंक यूज करके आप डिफरेंट एरियाज जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एरिया जीरो के साथ, तो आप उनको इंटरकनेक्ट करके काइंड ऑफ एबीआर बनाते हैं और कनेक्टिविटी आप प्रोवाइड करवाते हैं। पर बैकबोन एरिया बहुत मस्ट है, और तभी उसको बैकबोन एरिया बोलते हैं। राउटर टाइप ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने नहीं बताया हो, मैंने बोला है। आप ये वाली जो सीरीज थी हमारे सीसीएनए की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने बहुत सारी चीजें, तो ये सारा उसके अंदर पड़ा हुआ है। फिर भी कोई डाउट आपको आता है किसी तरह का, तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, या फिर मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं कमेंट में ही कोशिश करूंगा आपको उधर ही आंसर कर दूं। बट ये थ्योरी इतनी सिंपल साफ शब्दों में लिखी हुई है कि आपको कोई ऐसा डाउट आने वाला नहीं है। पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट में ना आपको बी आर क्या पता कहीं लिखा ही ना मिले, है ना, सिर्फ क्या लिखा मिले, एबीआर। ये मैंने अलग सिर्फ वो वर्चुअल लिंक वाले के केस में ही किया है। जैसे याद है कि अदरवाइज वो एक बी आर का मतलब बैकबोन राउटर ही मान के चलते हैं, इसी को ही वो क्या लिखते हैं, बी आर। पर मैं क्या समझता हूँ थोड़ा सा, जब मैं शुरू में करता था ओएसपीएफ के बारे में पढ़ता था और जो नोट्स बनाता था, उसमें ये ऐसा सिनेरियो लेता था मैं। मान लो कि ये राउटर है चार, ये लिंक्स हैं 10.0 20.0 30.0, ये आपका एरिया जीरो, एरिया वन एंड एरिया टू। तो अभी मैंने इसी की बात की थी, यहीं पे आपको आर फोर और आर वन के बीच में क्या बनाने पड़ेंगे, वर्चुअल लिंक बनाने पड़ेंगे। अब अगर आप बात करो आर टू और आर थ्री, ये दोनों क्या है, ए बी आर तो है, ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर। लेकिन अगर आप इसको देखोगे आर टू को, तो इसका इंक्लूड एरिया कौन सा है, जीरो है, मीन्स जो बैकबोन एरिया है। तो इसलिए इसको ऐसे ए बी आर जो जीरो का भी, जिनको पता है जो जीरो का भी पार्ट है, वो बैकबोन राउटर कहलाते हैं। ए बी आर तो है ही, वो बैकबोन राउटर भी कहलाएंगे। पर ऐसे राउटर्स जो जीरो से नहीं जुड़े, जो कि बहुत हमारे रेयर केस सिनेरियो, जो हम नहीं चाहते, बस मजबूरी वाला ही काम है कि भाई हाँ वर्चुअल लिंक वगैरह कुछ यूज करके करना पड़ता है इंटरकनेक्टिविटी। पर हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये है बी आर नहीं, सिर्फ ये क्या है अब, ए बी आर। तो बस ये इसकी डिस्टिंक्शन के लिए, अदरवाइज ए बी आर इंक्लूड्स दैट मेजर कॉन्सेप्ट। जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसा राउटर जिसको एक से ज्यादा एरियाज का पता है, और जो मल्टीपल एरियाज के बॉर्डर पे इंटरकनेक्ट कराता है मल्टीपल राउटर रूट्स को, सॉरी नॉट रूट्स एक्चुअली, एरियाज को। फिर ASBR एक ऐसा राउटर जो आपके या तो इंटरनेट से जुड़ा हो या OSPF टू अदर डोमेन जुड़ा हो। मान लो आपने EIGRP से जोड़ना है OSPF की राउटर को, या फिर जहाँ पे आपने डिफॉल्ट राउटिंग करनी है, आपने दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये हम करेंगे बात आगे। जब भी OSPF टू नॉन OSPF इंटरकनेक्टिविटी होगी, तो जिस राउटर का आप यूज करेंगे वो राउटर कहलाएगा आपका ASBR। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग ऐसे टाइप्स की बात आएगी, तो हम वो बातें करेंगे, टाइप 4 5 एंड ऑल। ये देखिए यहाँ पे, ये जो राउटर है ये सिंगल एरिया का पार्ट है ना, सिर्फ एरिया, ये लिंक भी एरिया 10 में है, ये भी 10 में है, और ये भी 10 में है, आई आर आई आर आई आर, ठीक है। और जब इसकी बात करोगे आर थ्री का, ये लिंक 10 में है और ये किस में है, जीरो में। इधर वाले किस में है, ये भी मान लो जीरो में ही है। तो ये इसको जीरो का ही पता है, और इस राउटर को 10 का ही पता है, तो ये क्या बना आपका, ए बी आर। ऐसे ही आप ये देखोगे आर सिक्स को, एरिया जीरो का ही पता है और एरिया, अच्छा ये कौन सा जीरो था, 10 ही लिख दिया दोनों साइड मैंने, ये 20 लिख दो एक साइड, है ना, ये गलती से होगा। तो ये 20 में है, ये 20 में, तो ये भी क्या है आपका, ए बी आर है, जो मल्टीपल एरियाज के बाउंड्री पे है। और अगर आप देखो आर फोर के साथ आपने क्या जोड़ा हुआ है, किसी दूसरे ये ISP भी हो सकती है, कोई और दूसरी कंपनी भी हो सकती है। तो जो भी आप जिस राउटर से जोड़ोगे, ये आपका क्या कहलाएगा, ASPR। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
मैट्रिक कैलकुलेशन ओएसपीएफ की। मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेगा ओएसपीएफ? जैसे ही आप ओएसपीएफ रन करते हैं आपका डेटाबेस बनता है और उस डेटाबेस पे एलएसडीबी पे एसपीएफ रन करता है। अब एसपीएफ क्या करेगा? बेस्ट पाथ कैलकुलेट, और बेस्ट पाथ ओएसपीएफ का किस पे, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का किस पे डिपेंड करता है? उसकी मैट्रिक पे। तो ओएसपीएफ की जो मैट्रिक है वो क्या है? आपकी कॉस्ट। हमने शुरू में बेसिक्स में ही बात की थी। और कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है इसकी? 100 बाय रेफरेंस बैंडविड्थ। ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, ये एमबीपीएस में होती है बैंडविड्थ अगर आपको ऐसे लिखना है, या फिर 10⁸ बाय दैट बैंडविड्थ इन बिट पर सेकेंड। तब आप इसको किलो बिट फिर मेगा बिट में करोगे, फिर ये वही पड़ेगा, आप देखोगे अगर, है ना, 10⁸ बाय 36 और इंटू आपकी बैंडविड्थ। तो बात वहीं आ जाती है, कितना हुआ फिर ये? 100 बाय बैंडविड्थ इन किसमें? एमबीपीएस में। तो कैसे मर्जी लिख लो। अब यहाँ से देखने की बात यह है कि जितनी आपकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी कॉस्ट उतनी कम। तो बैंडविड्थ हाइयर, कॉस्ट लोअर, और हमें पता है जितनी लोअर कॉस्ट होगी उतनी चांसेस हमारे ज्यादा है बेस्ट पाथ बनने के, ऑब्वियसली। ठीक, तो ये इस तरह से काम करता है। तो अगर आपका लिंक है कोई भी 100 MB का, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 100 बाई बैंडविड्थ मीन्स 1। कोई लिंक आपका 10 MB का, तो 100 बाई 10 10। तो ये मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा थ्योरी, उसमें कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, तब वो आपको ज्यादा समझ आएगा जब दिखेगा सामने कैलकुलेट होते हुए। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास कॉस्ट फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया है अभी। और एक और चीज आती है इसके अंदर ना। अब मान लो आपने बोला कि 100 बाय बैंडविड्थ लिख दिया है ना, तो 100 बाय बैंडविड्थ का मतलब हुआ कि मान लो आपने क्या लिखा, गिग इंटरफेस के लिए मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास गिग इथरनेट का है कोई 1000 Mbps का, है ना। तो रेफरेंस बैंडविड्थ बोलते हैं आपके ओएसपीएफ में वो 100 Mbps की है जो आप यहाँ पे लेते हैं। तो 100 जो Mbps है, मतलब आपका जो 100 Mbps के लिंक हैं और उससे जितने भी हायर लिंक होंगे सबकी कॉस्ट एक आती है। कैसे? क्योंकि 100 बाय आप जो भी बैंडविड्थ लिखो नीचे, तो कितनी होगी? तो आपने रेफरेंस बैंडविड्थ क्या क्या होती है, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 100 बाय आपकी जो बैंडविड्थ होगी। और मैक्सिमम कितनी लेता है ओएसपीएफ? 100 को ही लेता है। तो वन कॉस्ट, अब मान लो अगर आप 1000 Mbps भी लिखेंगे ना, तो आपकी कॉस्ट आप राउंड फिगर में नहीं, 0.1 या नहीं, तो कॉस्ट आप 1 ही मान के चलते हो हमेशा। क्योंकि ओएसपीएफ जो काउंट करता है अपनी बैंडविड्थ को, वो मैक्सिमम सिर्फ किसके केस में करके चलता है? 100 Mbps को। तो ओएसपीएफ के केस में बाय डिफॉल्ट उसको पता ही नहीं होता कि भाई 100 Mbps से ज्यादा का लिंक भी एग्जिस्ट करता है नेटवर्क में। तो अगर आप सारे ही लिंक 100 Mbps के यूज कर रहे हो तब तो समझ आता है कि भाई आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या हो सकती है? एक। तो अब मान लो, लेकिन सिनेरियो तो ये हो गया ना, R1 से R2 आप जुड़े हो 100 Mbps वाले लिंक से, मतलब फास्ट इथरनेट से। R3 पे जाना है, और R4 से जुड़े हो आप, ये है आपका 1000 Mbps का, तो जो कि गिग इथरनेट का है। अब आपको क्या लगता है कि ये वाला बेस्ट पाथ बनना चाहिए ना यार? ये थोड़े ना, क्योंकि ये तो कम है आपकी बैंडविड्थ और यहाँ पे ज्यादा है बैंडविड्थ, पर ओएसपीएफ के लिए सेम है। इसकी भी कॉस्ट 1 है, इसकी भी कॉस्ट 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेफरेंस बैंडविड्थ आपकी कितनी है? वो 100। वो 1000 के लिए भी 1 ही काउंट करता है आपका जो फॉर्मूला है। अब ये तो गलत बिहेवियर, आपको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये लिंक तो अच्छा था, आप इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। लोड बैलेंस होगी, ट्रैफिक आधी इधर जाएगी आधी इधर। आप चाहते हो कि मैनिपुलेट करके इसको बेस्ट बनाए, इसको ना करें, या फिर इस पे 70% भेजें, इस पे 30%। तो ऐसा कुछ करने के लिए आपको क्या है? रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ती है। तो उसका एक फॉर्मूला आता है, आप सीधा इंटरफेस पे जाइए, ओएसपीएफ में जाइए, और एक कमांड आती है आईपी ओएसपीएफ रेफरेंस बैंडविड्थ, और उसे चेंज कर दीजिए। शायद मैंने लिखा होगा यहाँ पे। तो ये वो सारा थियोरेटिकल पार्ट है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इट इज recommended टू चेंज योर रेफरेंस बैंडविड्थ फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ओएसपीएफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप इसको जब भी ओएसपीएफ का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया, फिर आप उसकी जो एनहांस्ड ऑप्टिमाइजेशन वाली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैनिपुलेशन वाली, ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करनी है चेक कर सकते हो। शो आईपी ओएसपीएफ हैश इंक्लूड रेफरेंस। तो पैकेट ट्रेसर का तो छोड़ ही दो, अभी इसमें कुछ चलेगा। जीएनएस पे जाओ, कोई राउटर आई थिंक मेरे पास नहीं होगा, कोई देख लो। पैकेट ट्रेसर पे चलाओगे कब चलेगी नहीं कमांड ये, ठीक है। और अभी इस पे मैंने कोई ओएसपीएफ वगैरह नहीं चला रखा है, लेकिन ये देखो मैं ट्राई कर रहा था तुम्हें दिखाने के लिए, यहाँ पे चलेगी कमांड। पर अगर आप यही सेम चीज किस में ट्राई करोगे? पैकेट ट्रेसर के अंदर, जो कि कहाँ है पैकेट ट्रेसर? क्लोज कर दिया क्या मैंने? अच्छा, यहाँ पे। तो इसमें कोशिश करो शो आईपी ओएसपीएफ, तो यहाँ पे आपका इंक्लूड का ये पाइप ही नहीं चलता है। ठीक है, ये सिंबल ही नहीं आप ऐड कर पा रहे हो।
बट एनीवे, तो दिस इज द कमांड टू चेक। उसके बाद आपको अगर और भी कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, आप इनकी भी आउटपुट देख लेना। कॉस्ट कैसे चेक करनी है, बैंडविड्थ कैसे चेक करनी है आपको, रेफरेंस बैंडविड्थ, अलग अलग चीजें हैं। रेफरेंस बैंडविड्थ अलग है, जिसके बेस पे वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करता है, और बैंडविड्थ है जो एक्चुअल उस लिंक की बैंडविड्थ है। ठीक है, अगर 100 एमबीपीएस का लिंक है तो बैंडविड्थ कितनी होगी 100, 1000 एमबीपीएस का लिंक है तो बैंडविड्थ कितनी होगी 1000। लेकिन अगर 100 एमबीपीएस का लिंक है तब भी रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी रहेगी 100, और 1000 एमबीपीएस का लिंक है तब भी उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस बैंडविड्थ क्या रहेगी 100। इस तरह से। तो बस कुछ नहीं है, ओएसपीएफ के प्रोसेस के जाओ, अंदर जाओ और ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ यहाँ पे जितनी भी आप वैल्यू डालोगे। अब इसने कितनी कर दी 10,000 एमबीपीएस। ठीक है, तो ये कितनी होगी आपकी 10G। तो आप 40, अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिंक है जो 40G तक का भी यूज कर रहे हो आप नेटवर्क में, तो यहाँ पे आप 40G डाल दो, 40,000 एमबीपीएस। ठीक है, तो उतना ही बेहतर है आपके लिए। फिर अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा ना, 10,000 एमबीपीएस मीन्स 10G आपने रेफरेंस बैंडविड्थ कर दी, तो 40G 10G दोनों को सिंगल कॉस्ट पे लेगा 1 पे, उस तरह से। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपके मैक्सिमम लिंक कितने कैपेसिटी है। ओके, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। हम बात कर चुके हैं बहुत सारे ओएसपीएफ के छोटे छोटे कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं ओएसपीएफ के, एरिया को लेके, राउटर टाइप्स को लेके, मैट्रिक है, फिर आपकी एरिया को, और आपका 2 लेवल हायरार्की था, और कुछ आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स बचे हुए थे, है ना। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, और ख्याल रखिए अपना तब तक। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।